वो आधा पुल पार कर चुका था और दूसरी ओर उसके दादाजी खड़े थे, जबकि फोन पर भी दादाजी ही बात कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मिडनाइट मिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आज आप सभी को छलावे की एक बहुत ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ। कई लोग ऐसे होंगे जो नए दर्शक या श्रोता हैं और जिन्हें छलावे के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो मैं उन्हें आसान भाषा में छलावे के बारे में समझाना चाहता हूँ। छलावा एक ऐसी बुरी शक्ति होती है जिसका खुद का कोई शारीरिक रूप नहीं होता। ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो अक्सर पहाड़ों और सुनसान इलाकों में पाई जाती है। ये नेगेटिव एनर्जी अक्सर आने जाने वाले लोगों को उनके रिश्तेदार या अपनों की आवाज निकालकर अपने पास बुलाते करती है। जैसे ही कोई इंसान उनके पास चला जाता है, ये बुरी शक्ति उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देती है। आज की कहानी भी इन्हीं घटनाओं पर आधारित है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की यह कहानी समर्थ की है। यह घटना समर्थ के साथ 6 साल पहले घटित हुई थी। आजकल समर्थ नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता है, लेकिन उस समय समर्थ अपने गांव उत्तराखंड में रहकर पढ़ाई कर रहा था। समर्थ अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा था, जो बहुत ज्यादा था, और उसके सिर में थोड़ा दर्द भी हो रहा था। तभी समर्थ ने अपने दादाजी को देखा। उनके चेहरे पर कुछ हाव भाव ठीक नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। समर्थ ने उनसे पूछा, दादाजी, आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। समर्थ के दादाजी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, एक गड़बड़ हो गई है। मेरी दवाई खत्म हो गई है और जो दवा मैं दिन में लेकर आया था, उसमें से एक दवा गायब है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। मुझे लगता है कि उस दवाई की कमी के कारण बाकी दवाइयां भी असर नहीं कर रही हैं। बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। तुम चिंता मत करो, अपना काम करो। मैं सुबह जाकर दवाइयां ले आऊंगा। सुबह तक थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने बाकी की दवाइयां खा ली हैं। उसके बाद जब समर्थ ने यह बात सुनी तो उसने कहा, दादाजी, ऐसी लापरवाही करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप एक दवाई भी मिस कर देंगे तो बाकी की दवाइयां बेअसर हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि हम सुबह का इंतजार न करें। मैं एक काम करता हूं, मैं ही शहर जाकर दवाई लेकर आता हूं। जब समर्थ के दादाजी ने यह सुना तो उन्होंने कहा, अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? टाइम देखो, 6 बज गए हैं और तुम भी जानते हो कि यहां से शहर का रास्ता तकरीबन 1.5 घंटे का है। मान लो तुम 1.5 घंटे में वहां पहुंच भी जाओ, फिर वापस आने में भी 1.5 घंटा लगेगा। रात बहुत हो जाएगी और तुम जानते हो कि हमारा गांव किस इलाके में है। यहाँ रात के समय बहुत चीजें घूमती रहती हैं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपनी पढ़ाई करो। मैं जैसे तैसे आज रात मैनेज कर लूंगा। सुबह थोड़ा बहुत आराम मिल ही जाएगा, फिर मैं शहर जाकर दवाई ले आऊंगा। समर्थ के दादाजी बार बार दर्द से कराह रहे थे और उससे यह देखा नहीं गया। समर्थ ने कहा, दादाजी, अब कुछ भी हो जाए, मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपको ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। और ऊपर से मैं अब बड़ा हो गया हूं और आपकी सेहत के साथ कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। आप मुझे पैसे दीजिए और दवाई का पर्चा भी। समर्थ ने कहा, दवाई मैं लेकर आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दादाजी ने कहा, अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हें आते जाते कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। समर्थ ने अपने दादाजी को समझाया, दादाजी, अब मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं रह गया हूं। अब मैं घर के छोटे मोटे काम कर सकता हूं। आप मुझ पर भरोसा करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे पास फोन भी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको फोन कर दूंगा। आप चिंता मत करिए। आप मुझे समय समय पर कॉल करते रहिएगा, ठीक है? समर्थ के दादाजी ने भी हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने समर्थ को दवाई का पर्चा और कुछ पैसे दिए। फिर समर्थ ने ज्यादा देरी न करते हुए तुरंत अपनी साइकिल पर बैठा और शहर की तरफ निकल पड़ा। समर्थ जानता था कि सफर बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए उसने अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर रखा था। गांव में ऐसा कोई कोना नहीं था जहां समर्थ साइकिल लेकर नहीं गया था, लेकिन शहर जाना एक अलग बात थी। आधे घंटे तक समर्थ को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत उजाला था और वो साइकिल चलाता जा रहा था। धीरे धीरे 7 बज गए और अंधेरा होना शुरू हो गया। जैसे ही अंधेरा हुआ,
समर्थ को साइकिल चलाने में काफी दिक्कत होने लगी क्योंकि उसे एक हाथ से टॉर्च पकड़नी पड़ रही थी और दूसरे हाथ से साइकिल का हैंडल। समर्थ बड़ी मुश्किल से साइकिल चला रहा था। लगभग 7 बजे तक समर्थ अपने गांव से काफी दूर आ चुका था। अब बस आधे घंटे का रास्ता और बचा था। जैसे तैसे उस रास्ते को भी समर्थ ने पूरा किया और शहर में आ गया। जैसे ही वो शहर में घुसा, वहां का रास्ता देखकर हैरान हो गया। शहर की सड़कें गाड़ियों से भरी हुई थीं और लोग इधर उधर जा रहे थे। वहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे वो सुबह के वक्त आया हो। जितना सुबह लोग घूमते रहते हैं, उतना ही रात में भी लोग घूम रहे थे। समर्थ को इन सब चीजों की आदत नहीं थी क्योंकि वो अपने गांव से ज्यादा बाहर नहीं निकला था। मुश्किल से 1-2 बार ही शहर आया था। गांव में हमेशा जैसे ही शाम होती है, 6-7 बजते ही लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन शहर में इतनी रात को लोगों को बाहर घूमते हुए देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन फिर समर्थ ने अपने मन को समझाया। उसके बाद वो उस केमिस्ट की शॉप पर गया जहां से दादाजी दवाइयां लेते थे। जब समर्थ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो अंकल लगभग शॉप बंद कर चुके थे। समर्थ ने जल्दी से कहा, अंकल रुकिए, शॉप बंद मत करिए, मुझे आपसे दवाइयां लेनी है। उन अंकल ने समर्थ से कहा, अरे बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सब कुछ बंद हो चुका है। एक काम करो, तुम कल आना, कल मैं तुम्हें दवाई दे दूंगा, ठीक है? समर्थ ने कहा, अरे अंकल नहीं, मैं गांव से आया हूं। एक दवाई दादाजी मिस कर गए हैं और उसी दवाई के चक्कर में उनकी तबीयत खराब हो रही है। दवाई बहुत अर्जेंट है, आप प्लीज मुझे दे दीजिए। उन्होंने समर्थ के दादाजी का नाम लिया और पूछा, कहीं तुम उन्हीं के पोते तो नहीं? समर्थ ने कहा, हाँ जहां, मैं उन्हीं का पोते हूं। फिर केमिस्ट ने कहा, हाँ, वो एक लौते कस्टमर हैं जो आज दवाई भूल गए हैं। एक काम करता हूं, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं वापस चीजें सेट करके तुम्हें दवाई निकाल कर देता हूं, क्योंकि आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। समर्थ ने कहा, ठीक है अंकल, आप जल्दी मुझे दवा दीजिए। केमिस्ट ने 10-15 मिनट के अंदर शॉप खोली और बहुत मेहनत से समर्थ को दवाई ला कर दी। समर्थ ने उन्हें पैसे दिए और हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। केमिस्ट ने समर्थ से कहा, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम अपने दादाजी के लिए अपने गांव से शहर तक दवाई लेने आए हो। भगवान तुम्हें और बड़ा और बहादुर बनाए। और हाँ, वापस बहुत संभल कर जाना, क्योंकि तुम 6 बजे निकले थे, उस समय उजाला था तो तुम्हें आसानी हुई, लेकिन अब अंधेरा बहुत हो जाएगा। और तुम जानते हो ना, उत्तराखंड की सड़कें रात के समय कितनी डरावनी हो जाती हैं। समर्थ ने कहा, अंकल आप मेरी चिंता मत करिए, मैं चला जाऊंगा। दवाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल की बात सुनकर समर्थ थोड़ा डर गया था, लेकिन उसे पता था कि अगर वो डरेगा तो उसका डर उस पर हावी हो जाएगा। उसके बाद वो साइकिल अच्छी तरह से नहीं चला पाएगा और उसे घर पहुंचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए केमिस्ट की कही हुई बात को इग्नोर करते हुए समर्थ चुपचाप से साइकिल चलाने लगा। जब तक समर्थ शहर में था तब तक तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो गांव की कच्ची सड़कों पर पहुंचा, तब उसे समझ आया कि वहां से वापस आना कितना मुश्किल है। एक तो अंधेरा और ऊपर से कच्ची सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं, वे अलग परेशानी कर रहे थे। जैसे तैसे समर्थ एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल पकड़कर साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। एक हाथ से साइकिल चलाने की वजह से उसके हाथ में दर्द भी हो रहा था और वो बहुत परेशान भी हो रहा था। बड़ी मुश्किल से जब समर्थ साइकिल चला रहा था, तभी उसके दादाजी का फोन बजने लगा। समर्थ ने साइकिल रोकी और अपनी पॉकेट से फोन निकाला। उसने बात की तो सामने से आवाज आई, हेलो, अरे बेटा कहाँ रह गए? मैंने तुमसे कहा था, क्या जरूरत थी शहर जाने की? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? समर्थ ने कहा, अरे नहीं दादाजी, आप चिंता मत करो, मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूं और मुझे दवाई मिल गई है। मैं जल्द ही घर पहुंच रहा हूं, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। उसके बाद समर्थ के दादाजी ने कहा, हाँ, अब मुझे शांति मिली। मैं कब से परेशान हो रहा था, लेकिन अब तुमने मुझे बता दिया तो मुझे थोड़ी बहुत शांति मिली। मेरी एक बात ध्यान से सुनना, हमारे गांव के बाहर जो नदी है जिसके ऊपर एक पुल है, वहां पर थोड़ा संभल कर रहना। अगर तुम्हें वहां कुछ भी अजीबोगरीब चीज नजर आए
तो उस पर यकीन मत करना और चुपचाप से साइकिल चलाते हुए सीधा गांव में आना। गांव में भी कहीं साइकिल मत रोकना, सीधा घर के बाहर ही साइकिल रोकना, ठीक है? कोई भी अजीबोगरीब चीज दिखे उस पर यकीन मत करना। रास्ते में शायद कुछ ऐसी चीजें नजर आ सकती हैं जो यकीन करने लायक नहीं होंगी, पर उन्हें देखकर डरना मत, बस सीधे साइकिल चलाते रहना। मेरी इस बात को ध्यान रखना, समझे? दादाजी की सारी बातें समर्थ के समझ तो आ रही थी, लेकिन उसे ये बातें काफी अजीब भी लग रही थी। समर्थ के दादाजी भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें भूत प्रेतों पर यकीन था और वे कई बार कह चुके थे कि उन्होंने भूत प्रेतों को देखा है। शायद इसी वजह से वे समर्थ को भी सचेत करना चाहते थे। समर्थ को भूत प्रेतों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने दादाजी को खुश करने के लिए कहा, हाँ दादाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अपना ख्याल रखूंगा, किसी भी फालतू चीज पर ध्यान नहीं दूंगा और चुपचाप घर आऊंगा। ये सब सुनकर समर्थ के दादाजी ने फोन काट दिया। समर्थ ने मन ही मन सोचा कि दादाजी कितने भोले हैं, अभी भी भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं। यही सोचते हुए समर्थ फिर से साइकिल चलाने लगा। उस वक्त वो भूत प्रेतों पर तो यकीन नहीं करता था, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा हो रहा था कि उसे डर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से समर्थ ने उस रात तकरीबन 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, कच्ची पक्की सड़कों पर एक हाथ से हैंडल पकड़कर। जैसे तैसे वो अपने गांव के बाहर पहुंचा। अब उसे वह पुल पार करना था जो नदी के ऊपर बना हुआ था और दूसरी साइड उसका गांव था। जैसे ही समर्थ उस पुल को पार करने लगा, उसके दिमाग में वही दादाजी की बातें आने लगी। उन्होंने समर्थ से कहा था कि तुम्हें काफी अजीब चीजें नजर आ सकती हैं, उन चीजों पर यकीन मत करना। समर्थ यही सारी बातें सोचते हुए जा रहा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। समर्थ ने पुल के उस पार देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। यह बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से यकीन था कि उसने किसी का हाथ कंधे पर महसूस किया था। उसका मन यह मान नहीं रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ एक वहम था। समर्थ ने खुद को शांत किया और पुल को पार करने के बाद गांव की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, बेटा समर्थ, समर्थ, सुनो जरा, इधर देखो समर्थ। जब समर्थ ने यह आवाज सुनी तो वो घबरा गया, क्योंकि आवाज उसके दादाजी की थी। उसने घबराकर पीछे देखा और पाया कि उसके दादाजी पुल के दूसरी ओर खड़े थे। समर्थ समझ नहीं पाया कि उसके दादाजी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा, दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको घर पर रहना चाहिए था ना? समर्थ के दादाजी ने जवाब दिया, अरे बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें घर लेने के लिए आया हूं। आओ, मेरे पास आओ। जब समर्थ ने अपने दादाजी को वहां देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और वापस पुल पार करके उनके पास जाने लगा। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। समर्थ ने फोन उठाया और देखा कि कॉल किसी और का नहीं, बल्कि उसके दादाजी का था। जब समर्थ ने सामने देखा तो उसके दादाजी के हाथ में फोन नहीं था। उसे समझ आ गया कि शायद उसके दादाजी अपना फोन घर पर भूल गए होंगे और शायद दादी जी उस फोन से कॉल कर रही होंगी। समर्थ ने फोन उठाया, लेकिन जो आवाज सामने से आई उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। आवाज आई, हेलो बेटा, तुम कहां तक पहुंचे? तुम गांव में तो आ गए ना? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? समर्थ ने यह आवाज सुनी तो वो वहीं पर बुत की तरह खड़ा रह गया। वो आधा पुल पार कर चुका था और दूसरी ओर उसके दादाजी खड़े थे, जबकि फोन पर भी दादाजी ही बात कर रहे थे। समर्थ ने सोचा, यह कैसे हो सकता है? यह उसके लिए बेहद डरावना था। एक मिनट के लिए ना तो वो अपनी आंखों पर यकीन कर पा रहा था, ना ही अपने दिमाग पर। उसे बस अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि पुल के दूसरी ओर खड़े दादाजी कुछ भी नहीं बोल रहे थे। वे बस बुत की तरह खड़े थे, उसे देख रहे थे और बार बार हाथ से इशारा करके उसे अपने पास बुला रहे थे। समर्थ का डर और बढ़ गया, ये सोचकर कि दादाजी फोन पर बात कर रहे हैं तो ये सामने कौन है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने वह जिसे समर्थ अपना दादाजी समझा था, हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। यह सब उसकी आंखों के सामने हुआ जैसे वह कोई हवा का झोंका हो।
समर्थ की सारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने साइकिल को सीधा उठाया और दौड़ते हुए पुल पार किया। साइकिल चलाते हुए समर्थ अपने गांव के अंदर घुस गया। गांव में भी उसने कहीं साइकिल को नहीं रोका और सीधे अपने घर पहुंचकर ही साइकिल को रोका। वो बहुत तेजी से हाँफ रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि अपने दादाजी से इस बारे में बात करे या नहीं। जब उसके दादाजी ने देखा कि वो घबराया हुआ है तो उन्होंने समर्थ से पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें दवाई मिल गई, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो यही लग रहा है कि दवाई नहीं मिली। समर्थ इतनी दहशत में था कि कुछ बोलने का मन ही नहीं हो रहा था। उसने चुपचाप दवाई का थैला दादाजी को पकड़ा दिया और कहा, दादाजी, ये रही आपकी दवाई, आप इसे खा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। समर्थ उस घटना को भूल नहीं पा रहा था। कैसे उसकी आंखों के सामने वह जो कुछ भी था, जो उसके दादाजी का रूप लेकर आया था, हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये सारी बातें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। अपनों से कुछ छुपाया नहीं जा सकता और मेरे दादाजी ने मुझसे पूछ ही लिया, बेटा, तुमने क्या कुछ उल्टा सुल्टा देखा है वहां पर? समर्थ ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, आप घर से बाहर तो नहीं निकले थे, आप तो घर पर ही थे ना? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं तो यही था, बस तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था कि तुम कहाँ हो, कब आओगे, बस घर पर ही था। फिर समर्थ ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मुझ पर यकीन करेंगे? समर्थ के दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, बताओ, आखिर क्या हुआ? समर्थ ने कहा, जब मैं गांव में उस पुल को पार कर रहा था जो नदी के ऊपर बना है, तो मैं पूरा पुल पार कर चुका था। अचानक मुझे पीछे से आपकी जैसी आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पुल के दूसरी ओर आप ही खड़े थे। ये देखकर मैं हैरान हो गया कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। वो जो कुछ भी था मुझे आवाज लगाने लगा और मुझे अपने पास बुलाने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और साइकिल लेकर आधा पुल पार कर चुका था, तभी आपका फोन आया। जब आपका फोन आया तो मेरा दिमाग पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। अगर मेरे दादाजी मुझसे फोन पर बात कर रहे हैं तो सामने कौन था? अचानक वह जो भी था जैसे हवा में उड़ गया। जब मेरे दादाजी ने यह सुना तो समर्थ के दादाजी ने उससे कहा, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये सब चीजें तुम्हें दिख सकती हैं, तुम्हें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। हमारे उत्तराखंड में ऐसा बहुत होता है, इसे छलावा कहते हैं, समझे? अक्सर सुनसान इलाकों में ऐसा होता है, खासकर उत्तराखंड में। जब भी तुम रात के समय अकेले कहीं जा रहे हो और अचानक अपने किसी परिजन की आवाज सुनाई दे या उन्हें सामने देखो तो कभी यकीन मत करना। हो सकता है कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह असली ना हो, बल्कि कोई छलावा हो जो तुम्हारी जान लेने आया हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुम्हें सही समय पर फोन किया और तुम्हारा हाल चाल लिया, वरना अगर तुम उस छलावे के पास चले जाते तो कुछ भी हो सकता था, समझे? फिर समर्थ ने दादाजी से पूछा कि यह छलावा दिखता कैसे है और इसका असली रूप क्या होता है? समर्थ के दादाजी ने उससे कहा, बेटा, छलावे का कोई खास रूप नहीं होता, वह अपने शिकार के हिसाब से अपना रूप बदलता है। जब कोई सुनसान इलाके में जाता है तो वह इस खेल को खेलता है। छलावे का कोई स्थिर रूप नहीं होता। ये बातें हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि हमारी किस्मत अक्सर अच्छी नहीं होती, समझे? और उस वक्त कुछ भी हो सकता है। जब समर्थ के दादाजी ने उससे यह सब कहा तो उसे यकीन हो गया कि भूत प्रेत और छलावे जैसी चीजें सचमुच होती हैं, वरना वो कभी इन पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जब उसके साथ खुद यह सब हुआ तो वो कैसे विश्वास न करता? इसलिए कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो।